फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल RGTI इंस्टीट्यूट पे। ये मेरा सी लैंग्वेज से रिलेटेड 4th ट्यूटोरियल है। इस ट्यूटोरियल में हम बात करने वाले हैं वेरिएबल और कंसोनेंट के बारे में कि वेरिएबल क्या होता है और कंसोनेंट क्या होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, वेरिएबल की बात करें तो जो हमारा वेरिएबल होता है इसका यूज क्यों किया जाता है सी लैंग्वेज में। जब हम कोई भी वैल्यू स्टोर करते हैं तो उसके लिए हमें मेमोरी का मतलब मेमोरी लोकेशन का ज़रूरत पड़ता है। तो उसके लिए ही हम वेरिएबल यूज करते हैं। यानी वेरिएबल क्या होता है, यह एक एड्रेस होता है जो कि मेमोरी में एलोकेट करता है, यानी जगह बनाता है। तो जो हमारा वेरिएबल होता है ये डेटा या इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। यानी ये कैसे स्टोर करेगा समझते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, एक बॉक्स है, यानी एक कंटेनर लिया हुआ है। एक कंटेनर में वेरिएबल के आइटम्स को रखना है। यानी आइटम्स का मतलब आप कोई भी आइटम, जैसे आप किसी भी बैग में आप बुक पेंसिल ये सब लेते हैं, उसी तरह वेरिएबल के भी एक कंटेनर होता है। उसके अंदर जो हमारा स्टोरेज होता है उसके अंदर हम भी अपना और रख सकते हैं आइटम्स। जैसे जो हमारा डेटा है, जैसे यहाँ पे देखिए हमने डेटा कुछ लिया, इंटीजर डेटा टाइप लिया हुआ है, और वेरिएबल में और लिया हुआ है नेम जो कि स्ट्रिंग है, और बहुत सारे हम स्टोर कर कर उसमें रख सकते हैं। अब हम इसके एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो देखिए, जो हमारा इंटीजर है, जैसे यहाँ पे हमने 20 लिखा हुआ है और कैरेक्टर यहाँ पे हमने a लिखा हुआ है और फ्लोट भी 1.5 लिया हुआ है। तो ये सारे जो भी हैं, इसे आप जब मतलब जो हमारा स्टोरेज है उसमें जब हम स्टोर करते हैं तो कुछ इस तरीके से हमारी मेमोरी में ऐड हो जाता है। जैसे यहाँ पे 20 लिखा हुआ है, हेलो लिखा है 1.5, इस तरीके से आपको उसमें स्टोर हो जाता है। लेकिन हमने तो यहाँ पे इंटीजर दिया है, कैरेक्टर दिया है, फ्लोट दिया है, लेकिन ये स्टोर कैसे होगा, ये हमारी मेमोरी में इस तरीके से स्टोर होगा। यानी इसमें पता नहीं चलेगा कि कौन इंटीजर है कौन कैरेक्टर है। तो ये चीज़ सॉल्व करने के लिए क्या होता है कि जब प्रोग्रामर है, जो प्रोग्रामर है, जब इसे ज़रूरत पड़ती है कि जो हमारा डेटा था उसे आप डिस्प्ले कराएं, जो हमारा प्रोग्रामर था वो कंपाइलर से कहता है कि जो हम अभी डेटा आपको दिए हुए हैं आप उसे हमारे स्क्रीन विंडो पे आप प्रिंट कराएं। तो क्या होता है कि कंपाइलर जो होता है वो कहता है कि आप किस डेटा की बात कर रहे हैं। यानी जो कंपाइलर होता है उसे समझ नहीं आता है कि ये किस डेटा की बात करते हैं। तो इस समस्या में प्रोग्रामर जो होता है वो बहुत ही समस्या में फंस जाता है कि जो हमने डेटा दिया था वो डेटा हमें रिसीव नहीं हुआ। तो इस समस्या को सॉल्व करने के लिए जो हमारे प्रोग्रामर थे और कंपाइलर थे, इन लोगों ने एक ऐसा टॉपिक पे डिस्कस किया कि क्यों ना एक ऐसा मतलब डेटा बनाया जाए जिससे हमारे द्वारा दिया हुआ डेटा अच्छे से रिसीव हो जाए। तो उस डेटा को प्राप्त करने के लिए इन्होंने एक वेरिएबल लिया। जो वेरिएबल क्या होता था, वेरिएबल मेमोरी में एक एड्रेस होता था जो कि एड्रेस में कुछ इस तरीके से लिख सकते थे। जैसे यहाँ पे AB नेम है, जो ये हमारा मतलब एड्रेस है कि आप जब भी मेमोरी में कोई डेटा स्टोर कर रहे हैं तो आपको डेटा के साथ साथ आप एक नेम भी एलोकेट कर दीजिए, लोकेशन दे दीजिए कि जब भी हम बात करें कि हमें A या B नेम का डेटा चाहिए
तो हमें अच्छे तरीके से प्राप्त हो सके। तो इसके लिए हम वेरिएबल का यूज करते हैं। अब आप देखेंगे कि वेरिएबल के साथ साथ आइडेंटिफायर भी बहुत जगह आप सुने होंगे। तो ये आइडेंटिफायर होता क्या है? तो देखिए, जो हमारा वेरिएबल है, आइडेंटिफायर है, ये दोनों सेम होते हैं। यानी जो वेरिएबल नेम होता है यही आइडेंटिफायर भी करते हैं। वेरिएबल के कुछ और रूल भी हैं। जैसे यहाँ पे जो हमारे वेरिएबल हैं, यहाँ पे आप केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव का मतलब यहाँ पे इंटीजर देखिए हमने लिया हुआ है। यहाँ पे इंटीजर ए और इंटीजर स्मॉल ए और इंटीजर कैपिटल ए, इन दोनों में अलग अलग डिफरेंट होते हैं। अब डिफरेंट में क्या होते हैं कि जो हमारा इंटीजर ए है या जो हमारा वेरिएबल है ए, यहाँ पे देखिए जो हमारा वेरिएबल ए है, यहाँ पे हम अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि अलग अलग डेटा को स्टोर करेगा। जैसे इंटीजर का कुछ अलग डेटा होगा और इंटीजर कैपिटल का अलग डेटा होगा, इसलिए एक केस सेंसिटिव होता है। और यहाँ पे वेरिएबल के नेम की बात करें तो देखिए, जो वेरिएबल के नेम होते हैं एक कुछ इस तरीके से आप लिख सकते हैं। जैसे स्मॉल लेटर में भी लिख सकते हैं, कैपिटल लेटर में भी लिख सकते हैं, और डिजिट में भी आप लिख सकते हैं 0 to 9। और वेरिएबल को बस एक ही स्पेशल कैरेक्टर यूज होता है, जो कि है वो अंडरस्कोर। यानी आप अंडरस्कोर का ही आप बस यूज कर सकते हैं स्पेशल कैरेक्टर में, और कोई अदर स्पेशल कैरेक्टर का यूज आप नहीं कर सकते हैं। कुछ वेरिएबल के टाइप हैं। टाइप का मतलब आप कुछ इस तरीके से भी स्टोर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है A1 = 5, आप इस तरीके से भी वेरिएबल को लिख सकते हैं। या वेरिएबल 1, जैसे यहाँ पे वेरिएबल 1 इस तरीके से भी लिख सकते हैं, वेरिएबल 2 इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और आप अंडरस्कोर नेम 5 हमने लिखा है, आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। यानी पहले अंडरस्कोर लगा सकते हैं, उसके बाद आप कोई भी नंबर लिख सकते हैं। और यहाँ पे दिया हुआ है नॉट स्पेस अलाउ, यानी जो हमारा वेरिएबल है इसमें आप स्पेस नहीं अलाउ हो सकता है। जैसे आप स्पेस नहीं दे सकते इसमें। अब सी में आप पहले भी हम डिस्कस किए थे कीवर्ड के बारे में कि कीवर्ड होता क्या है। तो देखिए, जो हमारे सी हैं, जो सी के कीवर्ड है, जैसे इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, ये सारे वेरिएबल नेम होते हैं जो कि वेरिएबल में अलाउ नहीं करते हैं। यानी जो आप इसे नॉर्मल लैंग्वेज में समझें तो जो हमारा इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर डेटा टाइप होते हैं, इसे आप वेरिएबल के नेम नहीं दे सकते हैं। अब और कुछ रूल हैं जैसे वेरिएबल के। देखिए, वेरिएबल जो है ये 32 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जो वेरिएबल नेम है। और वेरिएबल जो आइडेंटिफायर है वो कोई स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं होना चाहिए। स्पेशल कैरेक्टर का मतलब सेमीकोलन, वाइट स्पेस, स्लैश, कॉमा और बहुत सारे, ये सारे आप यूज नहीं कर सकते सी में। अब यहाँ पे हम बात करते हैं वेरिएबल के कुछ अलाउ करते हैं। जैसे कि यहाँ पे वैलिड और इनवैलिड। तो देखिए, यहाँ पे जो हमारा वैलिड है और इनवैलिड है, जैसे यहाँ पे आप अगर एज अंडरस्कोर लिखते हैं तो ए एक्सेस कर लेगा, यानी ये वैलिड हो जाएगा। लेकिन आप एज कोई स्पेशल कैरेक्टर लिखते हैं तो ये अलाउ नहीं करेगा। उसके बाद यहाँ पे दूसरा एग्जांपल है सब्जेक्ट टू, यानी पहले हमने देखिए यहाँ पे स्मॉल में लिखा है, उसके बाद नंबर कोई लिया है। लेकिन आप अगर पहले ही नंबर ले लेते हैं उसके बाद कोई यूज करते हैं वेरिएबल नेम,
तो ये रॉन्ग हो जाएगा, यानी ये इनवैलिड हो जाएगा। एक तीसरा और आता है टोटल अमाउंट। देखिए हमने टोटल लिखा हुआ है, फिर अंडरस्कोर अमाउंट लिखा हुआ है, ये वैलिड हो जाएगा, लेकिन इनवैलिड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे टोटल और यहाँ पे हमने देखिए खाली दिया हुआ है अमाउंट। ये खाली क्या है, यानी हमने एक ब्लैंक स्पेस छोड़ा है आपको दिखाने के लिए, तो ये अलाउ नहीं करेगा। अब हम बात करते हैं सी में जो वेरिएबल डिक्लेरेशन के बारे में और इनिशियलाइजेशन के बारे में, कि ये डिक्लेयर क्या होता है और इनिशियलाइजेशन क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात स्टार्ट करेंगे वेरिएबल डिक्लेरेशन के बारे में। तो देखिए जो हमारा वेरिएबल डिक्लेरेशन है, जब वेरिएबल डिक्लेयर होता है तब ये वेरिएबल जिस डेटा टाइप का होता है उस हिसाब से मेमोरी एलोकेट करता है, यानी कि उस हिसाब से वो जगह बनाता है मेमोरी में। और यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर होने के बाद ये अपने अंदर गिरबेज वैल्यू लेता है। गिरबेज वैल्यू का मतलब वो मतलब अपने से ही लेगा, आप अपने तरीके से नहीं ले सकते हैं वैल्यू। और जो गिरबेज वैल्यू होती है ये वेरिएबल को कंपाइलर द्वारा ही दी जाती है, यानी जो हमारा वेरिएबल है इसकी वैल्यू कंपाइलर द्वारा ही दिया जा सकता है। इसके कुछ सिंटैक्स हैं, इसको हम समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए हमने एग्जांपल लिया हुआ है। यहाँ पे देखिए हम जैसे यहाँ पे इंटीजर ए लिखा हुआ है, इसको हम स्टोर करना चाहते हैं, तो इसको स्टोर करने के लिए हमें कुछ इस तरीके से प्रोग्राम को बनाना होगा। तो जब आप इस प्रोग्राम को बनाएंगे तो कुछ आपको इस तरीके से आउटपुट देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे हमने लिखा भी है वैल्यू ऑफ A27, ये कंपाइलर द्वारा ही लिया गया है। तो देखिए यहाँ पे हमने एक इसका आउटपुट और अच्छे तरीके से डिस्कस किया है। देखिए वेरिएबल नेम हमने ए लिया है यहाँ पे, उसके बाद वेरिएबल वैल्यू 27 जो कि हम बताए थे गिरबेज वैल्यू जो कंपाइलर द्वारा ही दिया जाता है। और देखिए ये होता है मेमोरी में एड्रेस, कि ये एड्रेस होता है कि इसे आप स्टोर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 54 और 54, यानी ये एड्रेस होता है मेमोरी में। जिस हिसाब से हमारा कंप्यूटर का प्रोसेसर होगा उस हिसाब से हमारा स्टोर की क्षमता बढ़ेगी, यानी जो हमारा बाइट है उस तरीके से ज़्यादा स्टोर होगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेयर के बारे में। तो देखिए मल्टीपल में जैसे यहाँ पे देखिए हमने उसमें लिखा था इंटीजर ए, लेकिन इसमें हमने देखिए लिखा हुआ इंटीजर ABC, तो ये होता है मल्टीपल वेरिएबल। तो इसको डिस्कस करने के लिए देखिए यहाँ पे हमने प्रोग्राम बनाया है। देख लीजिए जब इसको आप प्रोग्राम को रन करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से आउटपुट दिखने को यहाँ पे मिल सकता है। जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ पे वैल्यू भी लिया गया है, जैसे यहाँ पे वैल्यू ऑफ A27, उसके बाद वैल्यू ऑफ B8, वैल्यू ऑफ C35। ये जो यहाँ पे लिया हुआ है ये हमारे कंपाइलर के ही द्वारा दिया गया है, जो गिरबेज वैल्यू होती है। यहाँ पे देखिए हमने वेरिएबल नेम भी लिया हुआ है, जैसे यहाँ पे ABC वेरिएबल वैल्यू भी दिया गया है। इसकी देखिए यहाँ पे अब एड्रेस आ गया, देखिए 54 फिर 54। ये फर्स्ट वाला छोड़ के देखिए सेकेंड वाले पे फोकस करिए जो 54 है। इसकी वैल्यू देखिए 58 हो गई, 62 हो गई। क्यों? क्योंकि ये 4 बाइट का वेरिएबल स्टोर कर रहा है, यानी ये 4 बाइट का वेरिएबल का मतलब है जो हमारा प्रोसेसर है वो 32 बिट का है, इसके वजह से हमारा 4 बाइट का डेटा को स्टोर कर रहा है। अब हम बात करते हैं जब वेरिएबल इनिशियलाइजेशन के बारे में। देखिए जब वेरिएबल इनिशियलाइज होता है तब ये वेरिएबल जिस डेटा टाइप का होता है उस हिसाब से मेमोरी को
एलोकेट करता है, यानी जगह देता है। जैसे यहाँ पे देखिए हमने इंटीजर 2 बाइट्स, यानी जो हमारा इंटीजर है वो 2 बाइट का यदि है तो उसका जो प्रोसेसर रहेगा वो 60 बिट का होगा। यानी अगर आपकी वैल्यू 2 बाइट बन रही है तो आप समझ जाइए कि जो हमारा प्रोसेसर है वो 62 बिट का है। यदि आपका वैल्यू 4 बाइट बन रहा है तो 32 बिट का आपका प्रोसेसर होगा। उसी तरह यहाँ पे 60 बिट प्रोसेसर होगा तो ये 8 बाइट का यहाँ पे आपका डेटा बनाएगा। और यहाँ पे देखिए कैर है, जो कैरेक्टर है ये 1 ही बाइट लेगा। और यहाँ पे एक और है जो वेरिएबल इनिशियलाइजेशन है, ये नॉर्मल वैल्यू ही दिया जाता है। नॉर्मल वैल्यू का मतलब जैसे कि आप यहाँ पे देखिए इंटीजर ए इक्वल टू 5, उसके बाद कामा 6 लिया गया है जो कि हम इसे डिलीट कर दिए हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आप इसमें एक ही वैल्यू दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए हमने लिखा भी इंटीजर ए इक्वल टू 5, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो चलिए अब इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। देखिए जो हमारा इंटीजर ए इक्वल टू 5 है, ये जो है इसका जो मतलब जो सोर्स है इसका कुछ इस तरीके से आपको अपने प्रोग्राम में रन करना होगा। तो जब आप इसे अच्छे तरीके से रन करेंगे तो आपको आउटपुट में कुछ इस तरीके से देखने को मिल सकता है। जैसे यहाँ पे हमने वैल्यू ऑफ A5 यानी वैल्यू A5 यहाँ पे स्टोर हो गया। अब देखिए जो आप इसमें वैल्यू स्टोर कर देते हैं, एक तरीके से कहें तो ए फिक्स भी कह सकते हैं। लेकिन जो वेरिएबल नेम है यहाँ पे देखिए ए, यहाँ पे तो वेरिएबल नेम ए हो गया। अब यहाँ पे वेरिएबल वैल्यू यानी जो इसमें वैल्यू दिया जाता है इसे ही गार्बेज वैल्यू भी कहते हैं। और इसका एड्रेस भी कुछ इस तरीके से है। आप जैसे जैसे इसमें स्टोर करते जाएंगे डेटा उस तरीके से हमारा बाइट मतलब बनता चला जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमने मल्टीपल वेरिएबल इनिशियलाइजेशन लिया हुआ है। जैसे यहाँ पे हमने लिखा हुआ है इंटीजर ए इक्वल टू 5, बी इक्वल टू 6। तो जब आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो आपको कुछ आउटपुट में इस तरीके से दिखने को मिल सकता है। जैसे वैल्यू ऑफ A5, वैल्यू ऑफ A6। उसके बाद यहाँ पे हमने देखिए वेरिएबल की नेम भी दिया हुआ है और वेरिएबल की वैल्यू। अब देखिए यहाँ पे 4 बाइट वेरिएबल होने के कारण इसका एड्रेस देखिए चेंज हो गया है। ये जिस तरीके से बढ़ता जाएगा, जैसे आप यहाँ पे C इक्वल टू 10 भी ले सकते हैं, तो उस हिसाब से ये डेटा बढ़ता चला जाएगा। अब हम बात करते हैं वेरिएबल के स्कोप के बारे में कि स्कोप होता क्या है। देखिए वेरिएबल के 2 प्रकार के स्कोप होते हैं। जैसे पहला होता है लोकल वेरिएबल और दूसरा होता है ग्लोबल वेरिएबल। इसे पहले समझते हैं कि जो लोकल है, लोकल का मतलब एक अंदर और ग्लोबल का मतलब है बाहर। इतना समझिए, इसको हम एक्सप्लेन भी करेंगे। देखिए अब बात करते हैं लोकल वेरिएबल की। तो जो हमारा लोकल वेरिएबल होता है ये मतलब ये फंक्शन के अंदर ही यूज किया जाता है, यानी ये फंक्शन के अंदर ही प्रयोग किया जाता है। और जो लोकल वेरिएबल है ये फंक्शन के अंदर ही स्टोर होगा, यानी उसमें ही विजिबल होगा, बाहर आप इसे एक्सेस नहीं कर सकते। और जो लोकल वेरिएबल की है एक गिरबेज वैल्यू लेती है, यानी गिरबेज वैल्यू का मतलब एक कंपाइलर द्वारा ही दिया जाता है, जो हम पहले भी डिस्कस किए हैं। इसके कुछ सोर्स कोड हैं, देख लेते हैं। सोर्स कोड का मतलब जो एक एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, जब आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से आपको आउटपुट मिलेगा। जैसे यहाँ पे देखिए हमने वैल्यू लिया है, वैल्यू ऑफ A5, यहाँ पे देखिए 5 लिया है तो हमारा 5 आ गया। उसके बाद 6 लिया है B में तो 6 आ गया। लेकिन यहाँ पे देखिए डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो था, जो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू था वो यहाँ पे 6 आ गया। क्यों? क्योंकि गिरबेज वैल्यू है।
गिरबेज वैल्यू का मतलब एक कंपाइलर के ही द्वारा दिया हुआ है, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई देखिए डेटा भी नहीं लिखा था, फिर भी ये मतलब डिफ़ॉल्ट वैल्यू को यहाँ पे ले लिया। अब बात करते हैं ग्लोबल वेरिएबल की। तो देखिए जो हमारा ग्लोबल वेरिएबल होता है, ये जो ग्लोबल वेरिएबल होता है ये आउटसाइड होता है, यानी ये फंक्शन के बाहर यूज होता है, ये फंक्शन से पहले नहीं। जो ग्लोबल वेरिएबल है इसके कुछ प्रोग्राम में विजिबिलिटी दिया जाता है कि इसे आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। और जो ग्लोबल वेरिएबल का मतलब डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो होता है 0, यानी आपको जब कोई वैल्यू नहीं मिलेगा तो ये 0 प्रिंट कर देगा। इसके कुछ सोर्स कोड देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए हैच इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच इंटीजर ए इजकल टू 5 बी इजकल टू 6 सी। अब देखिए यहाँ पे सेम डेटा जो हम मल्टीपल में लिए थे वही इसमें भी हमने लिया हुआ है। तो यहाँ पे बस ध्यान देने वाला बात यहाँ पे है कि यहाँ पे देखिए जो इंटीजर मेन था वो हम उसमें नीचे यूज किए थे, यानी फंक्शन के बाद। इसमें फंक्शन से पहले होता है, यानी जो हमारे हेडर फाइल है उसके बाद हम यूज करते हैं। तो इसका जो आउटपुट होगा आपको कुछ इस तरीके से मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए वैल्यू ऑफ ए इजकल टू 5, क्योंकि यहाँ पे 5 है, बी इजकल टू 6। लेकिन देखिए यहाँ पे सी जो है ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो था वो हमारा ग्लोबल में 0 ले लिया। यदि आप ऊपर स्टोर कर रहे हैं तो यदि आप इसमें नहीं देंगे तो ये आपका 0 डिफ़ॉल्ट वैल्यू ले लेगा। और उसमें क्या हुआ था, उसमें आपका यहाँ पे 6 को ही डिफ़ॉल्ट वैल्यू बना दिया था लोकल में। यही अंतर लोकल और ग्लोबल वेरिएबल में होता है। अब हम बात करते हैं कंसोनेंट के बारे में कि कंसोनेंट होता क्या है। देखिए जो कंसोनेंट होता है इसे नॉर्मल लैंग्वेज में कहें तो ये फिक्स वैल्यू होता है। फिक्स वैल्यू का ऐसा जो कि आप एक बार अगर स्टोर कर दिए तो आप इसे चेंज नहीं कर सकते। अब यहाँ पे जो कंसोनेंट है ये किसी भी डेटा टाइप का हो सकता है। जैसे डेटा टाइप में इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर और बहुत सारे हो सकते हैं। और जो कंसोनेंट है ये पॉइंटर में भी यूज किया जा सकता है। अब इसके कुछ पॉइंटर के सिंटैक्स हैं। जैसे सिंटैक्स में और इसकी समझते हैं टाइप के बारे में, कंसोनेंट के टाइप के बारे में। तो देखिए जो कंसोनेंट के टाइप हैं जैसे इंटीजर, डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, फ्लोटिंग पॉइंट, कैरेक्टर, स्ट्रिंग, प्रीप्रोसेसर, ये सब कंसोनेंट के टाइप हैं। जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल भी दिया हुआ है। जैसे प्रीप्रोसेसर जो होता है हैश डिफाइन A5, फिर स्ट्रिंग में हेलो या ही, या कैरेक्टर में आई या जे, फ्लोटिंग में 2.0। इस तरीके से ये होता है वेरिएबल के टाइप। तो इसमें हम 3 को मतलब यहाँ पे इंटीजर और कैरेक्टर और प्रीप्रोसेसर को डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं इंटीजर कंसोनेंट टाइप के बारे में। तो देखिए जो इंटीजर कंसोनेंट है ये नॉर्मल वैल्यू की तरह ही वर्क करता है, जैसे नॉर्मल वैल्यू की तरह ही रहता है। ये जो कंसोनेंट है ये निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। और इसकी कुछ रेंज होती है। जैसे यहाँ पे 3268 से लेके 32,767 तक होती है। ये होता है प्लस, ये होता है और सॉरी ये होता है माइनस, ये होता है प्लस। इसकी वैल्यू आगे जो यहाँ पे माइनस का लगा हुआ है, यानी ये माइनस में भी आप स्टोर कर सकते हैं इस डेटा को। इसका यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी हमने दिया हुआ है। यहाँ पे जब आप इसको रन कराएंगे तो आपको कुछ आउटपुट में इस तरीके से मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए हमने लिखा है कंसोनेंट इंटीजर नम इक्वल टू 5। ये इंटीजर कंसोनेंट है, तो इसको प्रिंट करने के लिए आप इस तरीके से आउटपुट में देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कैरेक्टर कंसोनेंट के बारे में। देखिए जो कैरेक्टर कंसोनेंट है
ये भी नॉर्मल वैल्यू के ही तरह होता है जो कि इसमें यूज किया जाता है। और जो यहाँ पे कैरेक्टर कंसोनेंट है ये ओनली सिंगल कैरेक्टर ही स्टोर कर सकते हैं इसमें, जैसे कि ए बी या कोई भी सिंगल कैरेक्टर रहना चाहिए। अब कैरेक्टर जो होता है कैरेक्टर कंसोनेंट, इसमें कुछ एस्केप सीक्वेंस भी होते हैं। एस्केप सीक्वेंस क्या होता है, जैसे कि आप कोई भी देखते होंगे अलग अलग एक ही लाइन में अगर हमारा डेटा है तो उसे अगली लाइन में करना हो या कुछ हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, तो इस सब से रिलेटेड उसके लिए यूज होता है एस्केप सीक्वेंस। तो देखते हैं इसको कि कौन कौन से होते हैं एस्केप सीक्वेंस। देखिए यहाँ पे सबसे फर्स्ट में सिंगल कोटेशन मार्क है, डबल कोटेशन मार्क है जो बैक स्लैश लगाया हुआ है, ये स्लैश होता है, ये स्लैश होता है बैक स्लैश। इससे यूज कर आप कोई भी डेटा को चेंजिंग कुछ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ पे यन लिखा हुआ है बैक स्लैश यन, इससे न्यू लाइन हो जाएगा। यदि आप कहीं भी बैक स्लैश यन लिखते हैं तो वो वहाँ से न्यू लाइन को व्यू कर देगा, यानी वो न्यू लाइन में ही कर देगा। जैसे आप एक लाइन में लिखे हैं, अगर आप कहीं भी आप स्टोर करना चाहते हैं डेटा को कि यहाँ से न्यू लाइन हो जाए, तो आप इसका यूज कर मतलब न्यू लाइन से आप प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हॉरिजॉन्टल के लिए भी दिया हुआ है, हॉरिजॉन्टल टैब और वर्टिकल टैब, यानी कुछ स्पेस हो जाएगा। तो इसके कुछ सोर्स कोड हैं, देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमने कॉन्सोनेंट कैरेक्टर, यहाँ पे कैरेक्टर लिया हुआ है जिसमें 1 लिया हुआ है। एक कैरेक्टर कॉन्सोनेंट है जो एस्केप सीक्वेंस में स्टोर किया गया है, जैसे यहाँ पे हेलो /t वर्ल्ड लिखा हुआ है, ये एस्केप सीक्वेंस है जो कि हॉरिजॉन्टल टैब में ये वर्क करेगा। तो जब आप इसे प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे जब आप वैल्यू देंगे कैरेक्टर के, तो यहाँ पे जब \n लगाएंगे तो आपको कुछ इस तरीके से आपको आउटपुट मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे यस जो है, यहाँ पे जो यस था यहाँ पे ये देखिए ऊपर आया हुआ है, और जैसे यहाँ पे \n लगाया है, ये देखो यहाँ पे हेलो जो था यहाँ पे हमने स्टोर किया था हेलो वर्ल्ड, ये दोनों एक ही में टी से एक दोनों में मर्ज हो गया, यानी एक साथ आ गया। कुछ यहाँ पे टैब ले लिया है, यानी कुछ स्पेस खाली कर दिया है। अब हम बात करते हैं प्री प्रोसेसर कंसोनेंट के बारे में। तो देखिए जो प्री प्रोसेसर कंसोनेंट है ये भी कंसोनेंट के वैल्यू को ही अलाउ करता है, यानी आप कुछ इस तरीके से भी आप अपने प्रोग्राम को लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिखा हुआ है #define A5 #define B10, यानी ये होता है प्री प्रोसेसर यहाँ पे, और जो यहाँ पे ऊपर ग्लोबल वेरिएबल में इसे डिक्लेयर किया हुआ है। तो जब इसे आप रन कराएंगे तो आपको कुछ इस तरीके से वैल्यू को आउटपुट में मिलेगा आपको, जैसे वैल्यू ऑफ A5 या 10। तो यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हम इसे लाइक करना ना भूलें, और नई नई वीडियो लाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू।